हेलो फ्रेंड्स, गतिमान टेक्निकल हब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था मार्किंग की विधियाँ हैं, तो मार्किंग की विधियाँ आपकी पूरी हो चुकी थी। और इसके बाद हम आपको ये बता चुके थे कि मार्किंग किन किन विधियों से होती है। निर्देश रेखा, डेटम लाइन, सेंटर रेखा हैं, सेंटर लाइन, केंद्र रेखा और टेम्पलेट के द्वारा। तो मार्किंग की विधियों को मैंने आपको अच्छे से समझाया था और हर तरह की जॉब के बारे में बताया था कि मार्किंग किस तरह से की जाती है और फिर उसकी सावधानियां भी बताई थी। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और बेहतर रिजल्ट के लिए आप लोग प्रयासरत हैं। और मैं ऐसे ही करके एक एक टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट तरीके से सविस्तार एक एक लाइन को समझाते हुए लेके आऊँगा। तो आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो आप प्लेलिस्ट पर जाएं और शुरू से स्टार्टिंग से जो कि मैंने फिटर का एक बेस रखा है हैं कि हर स्टूडेंट्स का क्लियर होना चाहिए फिटर थ्योरी। और हर एक चीज़ अभी तो आगे बहुत से बहुत लेंदी चीज़ें पड़ी है जिसमें मेजरमेंट निकालना, डिफरेंस निकालना, हर चीज़ निकालना। मैं सब विस्तार ऐसे पढ़ाऊँगा आपको कि ये बस आप पढ़ते चले जाओ, आप भी कहोगे कि किसी ने पढ़ाया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक पे हम बात करते हैं मार्किंग टूल्स। जैसा कि मैंने कल ही आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम मार्किंग टूल्स पढ़ाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका मार्किंग टूल्स है। ये आपका मार्किंग टूल से स्टार्ट हो रहा है अभी नया टॉपिक। अब मार्किंग टूल्स से ही तात्पर्य निकल रहा है कि वे टूल जिनकी सहायता से किसी जॉब पर या कार्यखंड पर मार्किंग या निशान या चिन्ह लगाते हैं मार्किंग टूल्स कहलाते हैं। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, जिन टूल्स की सहायता से किसी कार्यखंड पर चिन्ह लगाते हैं मार्किंग टूल कहलाते हैं। ये डेफिनेशन हो गई आपके। अब ये कौन कौन से होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं देखिए ध्यान से। पहला स्क्राइबर है, फिर विभाजक यानी डिवाइडर बोलते हो आप, ट्रेमल तीसरा, चौथा है आपका जेनी कैलिपर, पांचवा है चिन्हक गेज है, सरफेस प्लेट, मार्किंग टेबल, आठवां है एंगल प्लेट, नवा वी ब्लॉक। आपने सब आईटीआई में देखा होगा और नहीं देखा होगा तो देखना जाके अब। और मैं हर एक एक टॉपिक को सविस्तार चित्र बताते हुए बताऊंगा। फिटर का कोर्स बहुत लेंदी है, इसलिए आप ध्यान से पढ़ते जाइए। मुझे हर चीज़ पढ़ाना है तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक एक चीज़ पढ़ाऊँगा, एक एक चीज़ तरीके से पढ़ाऊँगा है। और आप यहाँ पढ़ने के बाद जब प्रयोगशाला में घुसेंगे, जितने भी समय में हमारा ये कोर्स होता है, कोशिश रहेगी कि मैं कंटिन्यू आपको पढ़ाता रहूँ। उसके बाद आपका कुछ अलग ही थीम रहेगी माइंड का, और माइंड इतना ग्रोथ कर चुका होगा कि आप हर चीज़ को देखते बता देंगे। क्यों? क्योंकि मैं उस तरीके से ही आपको पढ़ाऊँगा। तो नवा बी ब्लॉक हो गया, 10वां है सरफेस गेज, फिर है ये वेबल गेज, और ये कॉम्बिनेशन बेवल स्क्वायर, कॉम्बिनेशन सेट 13वां, और पंच 14 नंबर, और 15 नंबर है आपका पैरेलल ब्लॉक। तो इतने चीज़ें होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, मार्किंग टूल्स कहते हैं। सभी मार्किंग टूल्स के अंदर काउंट होती है हैं। तो इसमें पहला पढ़ेंगे हम स्क्राइबर। क्या पढ़ेंगे आज? स्क्राइबर। तो देखिए स्क्राइबर, ये स्क्राइबर है आपका हैं। तो मैंने आपको स्क्राइबर में देखिए, स्क्राइबर में मैंने सबसे पहले आपको निशान बता दिए हैं। पहले आप स्क्राइबर को समझ लीजिए। मैंने स्क्राइबर को समझाने के लिए थोड़ा सा ये डायग्राम को फोकस किया है। देखिए ये तो होता है प्लेन स्क्राइबर, प्लेन स्क्राइबर लिखा है मैंने, जिसमें एक नोक होती है। और ये जो भाग देख रहे हैं ना आप, ये वाला भाग, ये देखिए ध्यान से, ये जिस पे आपको क्रॉस में लाइनें दिख रही है, इसे कहते हैं नर्लिंग करना। नर्लिंग यही कहलाती है। ये नर्लिंग क्यों करते हैं? ताकि हम हाथ में अच्छे से पकड़ सकें और ये स्लिप नहीं होती है। अब जाके देखना इसको पकड़ के हैं। और आपका एक्चुअल स्क्राइबर ये तो सादा था प्लेन स्क्राइबर, और एक्चुअल जो आपका डबल एंड स्क्राइबर बोलते हैं इसको, ये डबल एंड स्क्राइबर। तो ये ग्रिप होता है, ये दिखाया जो मैंने नर्लिंग किया हुआ भाग जो है इसको ग्रिप भी कहते हैं। और एक नोक जो होती है इसकी स्ट्रेट होती है, ऐसे हैं, स्ट्रेट होती है। और ध्यान से देखना, मैं एक चीज़ अभी समझाऊंगा इस चित्र के माध्यम से। और ये दूसरा भाग जाके इसकी जो एक नोक होती है वो 90 डिग्री पे ऐसे मुड़ जाती है 90 डिग्री पे ऐसे मुड़ जाती है, जिसको हम बेंट पॉइंट कहते हैं मुड़ा हुआ भाग। और ये जो है ना स्क्राइबर आपका, इसका देखिए
ये जो कोण है, ये जो कोण है, ये हैं, ये जो कोण है 12 से 15 डिग्री का होता है। ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना कि स्क्राइबर का नोक का कोण कितना होता है, तो 12 से 15 डिग्री। अब 12 से 15 डिग्री देखिए, ये अति सूक्ष्म बनेगा, ये अति सूक्ष्म बारीक बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें नुकीला पॉइंट चाहिए हैं ऐसे। अगर इसका हम कोण का मान बढ़ा दें, यूँ बढ़ा दें यूँ, तो क्या नुकीला रहेगा क्या? ये कोण का मान बढ़ गया आपका, लगभग 80 डिग्री या 70 डिग्री के आसपास आ गया ये हैं। इसको आधार रेखा मानो तो ये जो कोण है आपका लगभग 70 डिग्री 65 डिग्री जो भी होगा, नापा नहीं हमने, लेकिन ये कोण कितना मोटा हो गया। तो कोण को बारीक करने के लिए या किसी नुकीली चीज़ को बनाने के लिए कोण का मान कम किया जाता है। इसलिए देखें यहाँ 12 से 15 डिग्री का कोण रहेगा स्क्राइबर का आपका, याद रखना। आगे चलते हैं थ्योरेटिकल पार्ट पे। तो देखिए, जिस प्रकार पेंसिल द्वारा कागज़ पर रेखाएं खींचते हैं, उसी प्रकार धातुओं पर रेखाएं खींचने के लिए स्क्राइबर्स का प्रयोग किया जाता है। धातुओं पर, कहीं पर, धातुओं पर रेखाएं खींचने के लिए स्क्राइबर्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, धातु यानी पृष्ठ पे, जैसे आप माइल्ड स्टील के जो पर खींचते हो लाइनें हैं। अब अगर अगली लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है, ध्यान से देखें। ये हाई कार्बन स्टील HCS हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं, जिसका नोक पॉइंट, ये वाला पॉइंट, कठोर यानी हार्ड एवं टेम्पर किया हुआ होता है और इनके पॉइंट को 12 से 15 डिग्री के कोण पर घिसकर नुकीला बनाया जाता है, जो अभी आपको मैंने समझाया था यहाँ, इसीलिए मैंने पहले ही समझा दिया था आपको। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्क्राइबर का पॉइंट जो है कितने डिग्री का होता है, तो 12 से 15 डिग्री। एग्जाम में डेफिनेट आता है, ये लगभग याद रहना चाहिए आपको, है ना। आगे चलते हैं। इनकी लंबाई 125 से 200 mm तथा मोटाई 3 से 5 mm, यानी लंबाई जो है इसकी, ये जो लंबाई है आपकी 125 से 200 mm के लगभग रहती है। ये पॉइंट, ये मतलब स्क्राइबर की, और 3 से 5 mm क्या होती है इसकी मोटाई होती है, नोक की मोटाई की बात कर रहा है, नर्लिंग वाले की बात नहीं कर रहा है ना। और किसी में नर्लिंग का पॉइंट भी 5 mm तक का होता है, और पतला होता है बहुत स्क्राइबर वो, है ना। तो हम बोल सकते हैं इसकी मोटाई 3 से 5 mm रखी जाती है। आवश्यकता अनुसार इनके बिंदुओं को सान पत्थर, ये भी ध्यान रखना, आवश्यकता अनुसार इनके बिंदुओं को यानी पॉइंट को, जो स्क्राइबर का नोक होता है आपका, स्क्राइबर का जो आपका नोक होता है उसको सान पत्थर, ऑयल स्टोन बोलते हैं उसको, पर घिसकर नुकीला बनाया जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनेगा कि सान की स्क्राइबर को घिसने के लिए किस पत्थर का उपयोग करते हैं, तो सान पत्थर, निम्मी पैटर्न में नाम है और इंग्लिश में ऑयल स्टोन। ठीक, तो याद रखना आप, एक आपका ये भी क्वेश्चन बनेगा इम्पोर्टेंट। अब देखिए आगे, स्क्राइबर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये? 4 प्रकार के। मैंने पहले क्या समझाया आपको, स्क्राइबर क्या होता है। मार्किंग टूल्स के अंदर पहली चीज़ ही स्क्राइबर है। तो स्क्राइबर्स की परिभाषा बताए, स्क्राइबर्स क्या होता है, क्या काम आता है, किस धातु का बना होता है, इसकी पॉइंट कितने डिग्री पे बने होते हैं, इसके पॉइंटों को कठोर और टेम्पर किया जाता है, इनके कोण कितने डिग्री के बने होते हैं, इनकी लंबाई कितनी होती है, इनकी मोटाई कितनी होती है, और इन्हें किस पत्थर से घिसकर नुकीला बनाया जाता है। इतनी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, हैं। आगे चलते हैं। स्क्राइबर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, है ना। तो देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला होता है मुड़ा स्क्राइबर, हैं, बेंट स्क्राइबर। तो स्क्राइबर से तो परिचित हो गए आप, तो अब इसको हम सीधा देखते हैं, इसके बारे में सीधा पढ़ते हैं। इसका एक सिरा सीधा है, एक सिरा सीधा और एक सिरा सीधा, एक सिरा सीधा एवं नुकीला होता है, एक सिरा सीधा एवं नुकीला होता है और दूसरे सिरे को 90 डिग्री के कोण पर मोड़कर नुकीला बनाया जाता है। ये वही वाला बात कर रहा हूँ, ये जैसे मुड़ा स्क्राइबर है ना, ये साधारण स्क्राइबर अपना, इसी की बात चल रही है। ये स्क्राइबर को ही मुड़ा स्क्राइबर भी बोलते हैं। पहला पॉइंट है 4 प्रकार के होते हैं जिसमें, तो ये तो इसकी बात हो गई। ठीक है, क्या हो गई कि मुड़ा स्क्राइबर जो होता है, इसका एक सिरा सीधा होता है और नुकीला होता है, और दूसरे सिरे को क्या करते हैं हम, 90 डिग्री के कोण पर मोड़कर नुकीला बनाया जाता है। इसके सीधे सिरे का उपयोग, इसके सीधे वाले सिरे का उपयोग जो स्ट्रेट है, साधारण रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब स्ट्रेट है तो उससे रेखा खींच जाएगी,
लेकिन वो जो छोटा सा मुड़ा हुआ था 90 डिग्री पे, जो ये ऐसे, ये तो सीधा वाला था, और जो उधर लास्ट में जाके एक को हमने ऐसे घुमा दिया था 90 डिग्री पे, ये ऐसे ऐसे, इससे क्या करोगे आप? इससे थोड़ी रेखाएं खींच सकते हो आप आसानी से। रेखाएं तो आप इसी से खींच सकते हो, साधारण रेखाएं हैं। तो क्या करते हैं कि इसका उपयोग क्यों किया जाता है, कहाँ किया जाता है, तथा मुड़े हुए सिरे का उपयोग जो होता है वो अन्य स्क्राइबर के साथ समायोजित करके रेखाओं की मार्किंग के लिए हैं, रेखाओं की मार्किंग के लिए किया जाता है, मार्किंग के लिए किया जाता है। जैसे आपने देखा है कभी कभी स्क्राइबर, जो एक ऐसा स्क्राइबर होता है जिसमें होल होता है, और उसको अपन है ना अलग तरीके से उसमें इस तरीके से सपोर्ट के लिए लगा देते हैं, ये इस तरीके से, देखिए इस तरीके से लगा रहता है वो ऐसे, तो वहाँ काम आता है ये हैं, इस तरीके से क्रॉस में सपोर्ट के लिए। आगे मैं पढ़ाऊँगा आपको। तो दूसरा देखिए आपका, दूसरा है आपका समायोजन स्लीव स्क्राइबर, समायोजन स्लीव स्क्राइबर दूसरा। तो ये क्या कह रहा है, एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर। इस प्रकार के स्क्राइबर में एक स्लीव होता है, यानी स्लीव का मतलब क्या होता है, खोल, ऊपर का आवरण है। जैसे पाइप होता है ना, पाइप के अंदर एक छोटा सा पाइप आप डाल दो तो बड़ा उभार वाला पाइप जो होता है वो खोल कहलाएगा, स्लीव उसी को कहते हैं। जो आपने ड्रिल का स्लीव देखा होगा, अगर आपने वहाँ तक पढ़ लिया होगा तो, और नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, बाद में मैं समझाऊंगा। तो इस प्रकार के स्क्राइबर में एक स्लीव होती है, ये स्लीव होती है जिसकी बॉडी यानी देह, देह निमी पैटर्न लैंग्वेज है, पर नर्लिंग की हुई होती है। उसकी बॉडी पे क्या होता है, नर्लिंग। नर्लिंग का मतलब वही अभी आपको बताया था, इस तरीके से लाइनें बन जाती है जो क्रॉस में ऐसे हैं, ताकि उसको पकड़ा जा सके। नर्लिंग, ये नर्लिंग समझाने के लिए की हुई होती है। इसकी पूरी लंबाई में एक छेद बना होता है, पूरी लंबाई में एक छेद बना होता है हैं, जिसमें साधारण स्क्राइबर को लगाया जा सकता है और इधर उधर कहीं भी समायोजित कर सकते हैं। वही बात जो अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये इस तरीके से रहता है। तो अगर इसके अंदर में ये स्क्राइबर मान के चलो, इसमें पूरी जगह पे ऐसे मैं स्लॉट काट दूँ, छेद काट दूँ, फिर उसको उसमें इसको डाल दूँ स्क्राइबर को, और फिर है ना आवश्यकता अनुसार नट, ये स्क्रू लगा होता है उससे मैं एडजस्ट कर लूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ, यहाँ एडजस्ट कर लिया, फिर खसका के मैंने यहाँ एडजस्ट कर लिया हैं लाइनें खींचने के लिए। तो इस तरीके से इसको समायोजित स्लीव स्क्राइबर बोलते हैं, जिसको हम समायोजित का मतलब ही हो गया एडजस्टेबल कर रहे, एडजस्ट कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर काम आता है इस तरीके का। इस प्रकार की स्क्राइबर में एक स्लीव होती है जिसकी पूरी डे पर यानी बॉडी पर नर्लिंग की हुई होती है, और इसके पूरी लंबाई में एक छेद बना होता है हैं, एक छेद बना होता है जिसमें साधारण स्क्राइबर को लगाया जा सकता है और इधर उधर कहीं भी समायोजित कर सकते हैं। तो आई बात आपके समझ में, ये आपका हो गया समायोजित दूसरा नंबर का। तीसरा है आपका सीधा स्क्राइबर है, स्क्राइबर सीधा यानी स्ट्रेट स्क्राइबर। तो इस प्रकार के स्क्राइबर का, इस प्रकार के स्क्राइबर का एक सिरा नुकीला होता है, एक ही सिरा नुकीला होता है उसका, और इसकी बॉडी देह पर प्लेन यानी सादा अथवा नर्ल की हुई होती है। जो उसकी बॉडी होगी वो सादा होगा या नर्ल किया हुआ होता है, एक ही सिरा होगा उसका है। सीधा स्क्राइबर की बात करेंगे तो इसका उपयोग साधारण मार्किंग करते समय रेखाएं खींचने में काम में लिया जाता है, या काम में साधारण इसका मार्किंग करते समय रेखाएं खींचने के काम किया जाता है, यानी रेखा खींचने के लिए काम में इसको लिया जाता है, कर दो आप, ज़्यादा लैंग्वेज अच्छी लगेगी। तो ये जो है आपका सीधा स्क्राइबर वो इसकी बात कर रहा है, ये जो प्लेन स्क्राइबर मैंने आपको दिखाया ये वाला। अब इसको तो क्या करोगे आप, एडजस्ट कर सकते हो समायोजन में भी, इसीलिए इसका एक भाग मोड़ दिया है, लेकिन ये तो प्लेन है। अब जैसे आपको साधारण रेखा खींचनी, तो आपने इसको उठाया पेंसिल की तरह और इससे आपने रेखा खींच दिया इधर से पकड़ के, इसलिए इस रेखा की बात कर रहा था वो, इसलिए मैंने चित्र दिखाया आपको, है ना। आइए, सीधा स्क्राइबर की बात हम कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे। तो समझ में आया आपके, इस प्रकार के स्क्राइबर का एक सिरा नुकीला होता है और इसकी बॉडी यानी देह पर प्लेन यानी सादा, सादा अथवा नर्ल किया हुआ होता है, यानी इसकी बॉडी या तो प्लेन रहेगी बिल्कुल, या नर्लिंग किया हुआ होगा उस पर ऐसी नर्लिंग कैसी, अभी बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, इस तरह की रेखाएं जो होती कटी रहती
हैं, बनी रहती है ना उस पर, आपने देखा है, ये ऐसे और फिर ये ऐसे, ताकि उसको आसानी से पकड़ा जा सके। तो ये नर्ल किया हुआ होता है। इसका उपयोग साधारण मार्किंग करते समय रेखाएं खींचने के काम में लिया जाता है। ये हो गया आपका सीधा स्क्राइबर नंबर 3 है। और अब नंबर 4 पढ़ेंगे हम, ऑफसेट स्क्राइबर हैं। ऑफसेट स्क्राइबर में देखिए, अब ऑफसेट स्क्राइबर में क्या है हम देखते हैं थोड़ा सा। ऑफसेट स्क्राइबर को वर्नियर ऊंचाई गेज यानी वर्नियर हाइट गेज, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है थोड़ा, कि ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो वर्नियर ऊंचाई गेज यानी वर्नियर हाइट गेज के साथ उपयोग किया जाता है, जिससे सही मार्किंग की जा सके। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। पूछ सकता है कि ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग किस टूल के साथ किया जाता है, तो वर्नियर हाइट गेज के साथ किया जाता है, याद रखना। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग वर्नियर हाइट गेज के साथ किया जाता है ताकि सही से मार्किंग की जा सके। ठीक, तो ये आपके चारों प्रकार हो गए स्क्राइबर के आज के टॉपिक में। अब आती है प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ स्क्राइबर के लिए। तो पहली सावधानी देखते हैं, सही मार्किंग करने के लिए स्क्राइबर की नोक को धार तेज रखनी चाहिए। स्क्राइबर की नोक की धार तेज रखनी चाहिए। और धार तेज कब रहेगी, जब आप उसको बराबर घिसते रहोगे सही से, और 12 से 15 डिग्री पर मेंटेन करके रखोगे, है ना। अब ऐसा भी मेंटेन मत कर देना कि पता चला सुई से भी बारीक कर दिया उसको, जहाँ रख रहे हैं वहीं निशान बन रहा फालतू, है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप जो चीज़ की आवश्यकता टेक्निकल क्षेत्र में जैसी है वैसा ही यूज करेंगे, है ना। ज़रूरत से ज़्यादा अपना दिमाग भी नहीं लगाना है, ज्ञान भी नहीं लगाना है, जितनी आवश्यकता उतना ही काम करेंगे, ठीक है। तो आप 12 से 15 डिग्री मेंटेन रखिए। अगला पॉइंट है, इसकी नोक यानी पॉइंट को कठोर सतह पर ठोकना नहीं चाहिए। हैं, पता चला थोड़ा बहुत किसी भी कार्य से ज़रूरत पड़ गया हमको, सपोज करो कुछ बोल्ट ही अटक गया या कोई भी चीज़ कहीं फंस गया, आप उसी से मार रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे हैं, तो ये काम नहीं करना, वो ख़राब हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, उपयोग में न लाते समय, इसके पॉइंट पर कोर्क आदि लगा कर रखना चाहिए। अगर हम इसको उपयोग में नहीं ला रहे हैं तो इसके पॉइंट पे क्या कर देना चाहिए, कोर्क लगा देना चाहिए, ताकि उसका नोक ख़राब ना हो, कहीं टकराए नहीं, हैं, भूठा ना हो। एक कोर्क आता है, एक सेफ्टी होता है रबर का या किसी भी चीज़ का होता है, प्लास्टिक का भी होता है, वो कोर्क लगा दो आप, हैं। ये पॉइंट के ऊपर एक कोर्क आता है, ऐसा ही बना हुआ, ऐसे डिजाइन का, उसको आप लगा दो, आपने देखा होगा ऐसा लग जाता हो। और इसका प्रयोग कठोर सतह पर नहीं करनी चाहिए, तो कठोर सतह पर नहीं करनी चाहिए, इसका इस्तेमाल कहने का ये मतलब है कि वही ठोका ठाकी वाले काम के लिए, है ना। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक आज का यहीं समाप्त होता है, और मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, और वहाँ हम आपको पढ़ाएंगे विभाजक, हैं, ये दूसरा पॉइंट विभाजक, ये डिवाइडर, आपको विभाजक पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ सब विस्तार और अच्छे से डाउट क्लियर कराते हुए पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप इसको इतने बेहतर तरीके से देखिए। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कहीं से भी, अगर आप नहीं भी लिखोगे ना तो वीडियो सेव करके रख सकते हो आप, हैं। और अगर आप लिखना चाहो तो वीडियो को पॉज करके अपनी एक अच्छी सी फाइल बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि फिटर थ्योरी वाली जो फाइल हमने बना रखी है वह उसमें अटैच करें, आप एक अपनी पर्सनल फाइल बनाइए जो आपको जब तक आप कंपटीशन वगैरह के एग्ज़ाम देंगे तब तक आपके काम आएगी, हैं। तो एक अच्छी सी फाइल बनाइए, रजिस्टर बनाइए प्लेन बढ़िया सा, उसमें आप इसको लिखते चलिए और बढ़िया से पढ़ते चलिए, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देते रहिए। और इस चैनल को आपके लिए अगर उपयोगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा ये चैनल बनाने का यही माध्यम था कि देखिए गांव में दूर दराज में बहुत से लड़के हैं लॉकडाउन के कारण, हालांकि मुझे पहले बना देना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं बना पाया किसी कारणवश। कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा, मुझे थोड़ा लेट समझ में आया तो मैंने अब जाके ये काम किया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये चैनल हर स्टूडेंट्स के पास पहुँचे और वो अपनी बेहतर तैयारी कर सके। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद।